नमस्कार। बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट के विवाद के बाद कुछ लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 60 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हैं। यह विवाद शुरू तब हुआ जब कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे प्रोफेट मोहम्मद साहब का अपमान हो गया। और उसके बाद ये आताताई भीड़ जिहादी नारे लगाते हुए पुलिस थाने के आसपास जमा हो गई। गाड़ियां फूंक डाली गईं। इनके सामने नियम और कानून मायने नहीं रखते। इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कमलेश तिवारी की भी हत्या इसी आरोप के बाद की जा चुकी है। उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां मिली और सुरक्षा मिले होने के बावजूद 2 लोगों ने उनके कार्यालय में घुस के उन्हें गोली मार दी थी। जून की खबर है, सीरिया में एक 14 साल के बच्चे को जान से मार दिया गया। आरोप उस पर भी यही लगा था, प्रोफेट मोहम्मद के अपमान का। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक खबर पाकिस्तान से भी आई थी। पाकिस्तान में इस निंदा का आरोप झेल रहे एक व्यक्ति को कोर्ट रूम में, अदालत में गोली मार दी गई और गोली मारने वाला पाकिस्तान में हीरो बन गया। 1990 से अब तक पाकिस्तान में 77 लोगों की हत्या इस निंदा के, इस आरोप के बाद की जा चुकी है। और 2015 में फ्रेंच मैगजीन चार्ली हेब्दो के कार्यालय में हुई गोलीबारी आपको याद ही होगी। ये सारी घटनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इन घटनाओं के बताने के पीछे का उद्देश्य बस एक है कि आप समझ जाएं कि इसके पीछे का कारण कोई शहर, राज्य या देश तक सीमित नहीं है। इसके पीछे का कारण गरीबी नहीं है, अशिक्षा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। इस आताताईता के पीछे, इस कट्टरता के पीछे का जो कारण है वो वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है। और कोई भी आइडियोलॉजिकल समस्या अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ पर जाकर उसे ठीक करना होगा। तो आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस विचार के बारे में बात करेंगे, इस कट्टरता के बारे में बात करेंगे। हमारा सामना जिस विचारधारा से है, ये दरअसल धर्म के चोले में बैठी हुई एक उपनिवेशवादी विचारधारा है जिसका उद्देश्य बस एक है, ग्लोबल डोमिनेशन। ये विचारधारा बस डोमिनेट करना चाहती है। ये समावेशी विचारधारा नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस बात को हम 3 उदाहरणों से समझेंगे क्योंकि तीनों उदाहरण तात्कालिक हैं। पहला उदाहरण बेंगलुरु, दूसरा उदाहरण दिल्ली के दंगे और तीसरा उदाहरण राम जन्मभूमि। आप बेंगलुरु के इन दंगों को देखिए, आपको क्या लगता है, क्या हजारों की भीड़ घंटों में बिना किसी तैयारी के जमा हो जाती है? जी नहीं। जब आप दिल्ली दंगों की जांच की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, जब आप दिल्ली दंगों में जो चार्जशीट दायर हुई है उसको पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों बहुत हद तक एक जैसी हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी योजना है और ये योजना चरणों में काम करती है। योजना अलग अलग स्टेजेस में भी काम करती है। हम इस दंगे को भी शाहीन बाग इंस्पायर्ड दंगा कह सकते हैं। ये एक समझने में आसानी होगी, इक्वल ग्राउंड पे ले आते हैं इसको। क्या होता है कि सबसे पहले कुछ लोगों की, एक मुट्ठी भर लोग जो किसी अलगाववादी संगठन से जुड़े हैं, जिनकी फंडिंग विदेशों से आती है, ये दंगे की योजना बनाते हैं, दंगों की प्लानिंग करते हैं। उसके लिए फंडिंग जमा की जाती है। फंडिंग यही अलगाववादी संगठन जमा करते हैं, विदेशी ताकतें ये फंडिंग जमा करती हैं। और उसके बाद किसी एक नॉन इशू को चुना जाता है, उस नॉन इशू को उठाया जाता है और उसे इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि ये भारतीय मुसलमानों के लिए जीने और मरने का सवाल है, ये उनकी आइडेंटिटी का सवाल है। और परेशानी ये है कि इस समाज में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस को बिठा के रखा गया है। बार बार ये आइडेंटिटी क्राइसिस उनको याद दिलाया जाता है और फिर इसी नॉन इशू के आसपास एक भीड़ जमा की जाती है। ये भीड़ सड़कों पर निकलती है, पहले नारेबाजी करती है, फिर पत्थर चलाती है और उसके बाद आग लगाना शुरू कर देती है। एक तरफ आग लग रही होती है, तभी तक दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल्स कवर अप में लग जाते हैं। आग लगाते हुए वीडियो शेयर नहीं करते, मगर
एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे जिसमें कि कुछ लोग मंदिर को बचाते हुए दिख रहे हैं और अचानक से सारा ध्यान उस घटना से हटकर इस वीडियो पर आ जाता है। कहा जाता है कि ये देखिए सच्चे भारत की तस्वीर, भाईचारे की तस्वीर। और असली मुद्दा, जो वैचारिक मुद्दा है, जो विचार उस घटना के पीछे है, वो विचार दब जाता है। राम मंदिर को देखिए। राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया और इन 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। मगर उसके बाद देश भर से बयान कैसे आए? ओवैसी का बयान आपने सुना, ऑल इंडिया इमाम संघ के अध्यक्ष का बयान आपने सुना। उन्होंने तो सीधा कहा कि एक दिन आएगा जब हम इस मंदिर को तोड़कर दोबारा मस्जिद बनाएंगे। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट को देखा जिसमें उन्होंने हाजिया सोफिया का एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है और कहा है कि एक दिन राम मंदिर के साथ भी ऐसा ही होगा। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। इस संगठन के लिए, इस विचार के लिए देश का कानून, देश का संविधान द्वितीयक है। सबसे पहले है कट्टरता, सबसे पहले है वो उपनिवेशिक विचारधारा जिसके पीछे ये पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा होता है, ये पूरा का पूरा विचार खड़ा होता है। ये जो संगठन कौशल है, ये जो एकरूपता दिखती है, ये आपको हिंदू समाज में नहीं दिखेगी, ये रूपता आपको किसी और समाज में नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये जो विचार है ये धर्म नहीं है, अपने आप में एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन जिसका उद्देश्य है वर्ल्ड डोमिनेशन, डोमिनेट करना, बाकी सारे विचारों को, बाकी सारे मान्यताओं को ख़त्म कर देना और सिर्फ अपने आप को स्थापित रखना, सिर्फ अपने आप को सबके ऊपर थोप देना। पिछले 70 सालों से इतिहास को पूरे तरीके से वाइट वॉश कर दिया गया। आपको पूरी तरीके से ये इतिहास से हटा दिया गया, आपके मानस से हटा दिया गया कि किस तरह से इस आताताई विचारधारा ने भारत के समाज को खंडित करने का काम किया है, भारत के समाज को तोड़ा है, भारतीय समाज के ऊपर अत्याचार किए हैं। ये आपसे हटा दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है पर्दा डालने की, यहीं से बात शुरू होती है चीज़ें छुपाने की। कभी वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, कभी लिबरल होने के नाम पर, कभी कूल होने के नाम पर आपने बार बार इनके कुकर्मों को ढका है। आप आज ही का मामला देखिए, रात में दंगों के वीडियोस आए और सुबह होते होते मंदिर बचाने के वीडियो आ गए। मगर मंदिर बचाने के वीडियो पीछे से सुनाई दे रहा है जल्दी अपलोड करो, अपलोड करो, अपलोड करो, क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल करना है। जो इन दंगों करने वालों को बचाना चाहते हैं वो सीधा सीधा तो नहीं कह सकते कि हम इन्हें बचाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि आपके सामने एक झूठा तस्वीर पेश करते हैं, आपके सामने एक झूठी सीनरी पेश करते हैं और आपको इस भुलावे में डालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो सब ठीक है, इनकी तो कोई गलती नहीं। अरे दंगे करने वालों का कोई धर्म थोड़ी होता है। आपको लगता है कि अगर आप धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर आप जिन्होंने किया है गलत काम, आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो आप उन्हें बचा रहे हैं, आप लिबरल हैं। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। आप पूरे तरीके से खराब कर रहे हैं, आप उन्हें और कट्टरपंथ की तरफ धकेल रहे हैं। आप एक बात समझ कर देखिए कि समावेशी होना ये भारत के समाज का मूल चरित्र है, ये भारत का कैरेक्टर है। भारत के में हमारा समाज ऐसा है कि एक ही परिवार के 5 लोग 5 अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, 5 अलग अलग देवताओं को मानते हैं, मगर उनके बीच में टकराव नहीं है, समावेशीपन है। आज जो खुद को मुसलमान कह रहे हैं वो भी, उनकी भी जड़ें इसी समाज में हैं, उसी समावेशीपना में है। मगर समय के साथ ये औपनिवेशिक विचारधारा उनके दिमाग में बैठाई गई। तबलीगी जमात जैसे संगठनों ने घूम घूम के इस कट्टरता का प्रचार किया है और कल तक जो इसी समाज का चरित्र लिए हुए थे आज आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस गए हैं। वो खुद को इस समाज से अलग मानने लगे हैं, वो खुद को सीरिया और इटली के मुसलमानों के साथ, इटली के लोगों के साथ कंपेयर करने लगे हैं। आप जब इस तरह से कवर अप करते हैं, आप जब किसी की कट्टरता का जिक्र नहीं करना चाहते, आप किसी कट्टरता के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप उस कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक परिवार की तरह ही हैं। भारत का रहने वाले, इस भूमि में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है और परिवार का कोई व्यक्ति
जब किसी गलत संगत में चला जाता है। परिवार का कोई व्यक्ति जब गलत धारा में जाने लगता है तो उसे रोकना, उसे टोकना, इस बात की चिंता करना कि वो सही रास्ते में आए, ये भी हमारा ही काम है, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बोलना चाहिए जहाँ कहीं भी आपको कट्टरता दिख रही है, जहाँ कहीं भी आपको सुधार की गुंजाइश दिख रही है, वहाँ पे आपको टोकना चाहिए। अगर आप सचमुच भारत के समाज का भला चाहते हैं तो इन गलतियों के बारे में टोकना शुरू कीजिए। एक विमर्श होना चाहिए, एक विमर्श इस बारे में होना चाहिए कि क्या इस्लाम की विचारधारा, क्या ये औपनिवेशिक विचारधारा भारत के समाज के अनुसार है, तर्कसंगत है। क्योंकि अब तक वोट बैंक की राजनीति से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो भारत के मुसलमानों का ही हुआ है। शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आज तक वो पीछे हैं क्योंकि उस कट्टरता में फंसे रह गए और ये लिबरल उनके पीठ थपथपा करके, उन्हें सहला सहला के उन्होंने इस गर्त में बांधे रखा है। अगर आप किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित नहीं हैं, अगर आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं और इस प्रोपेगेंडा में फंसकर आप बस ये कर रहे हैं, तो एक बार बैठिए और सोचिए, एक बार सोचिए कि आप किसी का भला कैसे कर सकते हैं। आप उसका भला उसकी गलतियों को ढककर कर सकते हैं, या आप उसका भला इससे कर सकते हैं कि आप उसे उसकी गलतियों पर टोकें, उसे बताएं कि वो गलत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।